हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। बहुत दिन हो गए थे अभी मुझे वीडियो अपलोड करते हुए, बिकॉज आई हैड सम फैमिली इश्यूज जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने डिस्कस भी किया था बच्चों के साथ। इसकी वजह से जो सबसे मेजर मैराथन था, ठीक है, ज्योग्राफी का, वो मैंने मिस कर दिया उसकी वजह से। सो आई एम रियली सॉरी टू एवरीबडी। आई अपोलोजाइज टू एवरीबडी कि मुझसे वो गलती हुई एंड मैं बहुत लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। बट वी आर बैक अगेन। अब हम ज्योग्राफी फिर से कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी की मैराथन की जगह ज्योग्राफी का कोर्स करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे इंडिविजुअली, ताकि अच्छे से समझ आ सके हमें, और कोर्स को आप छोटी छोटी वीडियोस में देख सके आराम से। ठीक है, पूरा मैराथन ना देखना पड़े, एक बर्डन ना लगे आपको वो देख के कि 3 घंटे की 4 घंटे की मैराथन है। तो आप छोटी छोटी वीडियोज हैं उनको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो एसएससी के एग्जाम्स हैं या फिर और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम है, उसमें भी ये ज्योग्राफी आपको बहुत आराम से सूटेबली बहुत अच्छे मार्क्स फेच करके देगी। ठीक है, मैं आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड ज्योग्राफी है ना, मैं यहाँ पे स्कूल के एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी हो। ठीक है, सीईटी हो, कोई भी हो उसमें। ठीक है, तो सब चीज के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुरुआत में कुछ अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे सीजीएल टीयर 2 में अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारा जो अर्थ की फॉर्मेशन है वो कितने टाइम पहले की है, तो वो 4.5 बिलियन ईयर्स था, लेकिन उन्होंने वो ईयर्स को बहुत जीरोस में दिया हुआ था, तो आपको गेस करना था कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो याद करना एक बुक से उठाकर बहुत मुश्किल है, तो मैंने बहुत जगह से लेकर एक ऐसे नोट्स बनाए हैं ताकि आप एक स्टोरी की तरह उसको याद कर सको। बिल्कुल विजुअलाइजेशंस, मैंने डायग्राम्स वगैरह सब डाले हैं ताकि आप देखकर आराम से उसको याद कर सको। ठीक है, तो हम इसमें सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंटीरियर मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक है, सॉइल कैसी है वर्ल्ड में, ठीक है, और लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, और एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देन विल रीड अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ हम लोग साथ में जीके भी पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उन सबको हम बेसिकली वो देखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए है वो है सोलर सिस्टम। ठीक है, अब देखो सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, एक बहुत ही आसान भाषा में बताना चाहूंगा आपको कि आपको पता है कि आपका एक प्लैनेट है अर्थ। ठीक है, उसका स्टार कौन सा है, सन। बट इस स्टार का, जो सन हमारा स्टार है, इसका सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है जो इसके आसपास घूमता है। देर आर 9 प्लैनेट्स। एक जो था लास्ट वाला प्लूटो, उसको हमने प्लैनेट की, वो ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, प्लैनेट की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, तो इसलिए अभी 8 हैं। अदरवाइज 9 सेलेस्टियल बॉडीज। उसको अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो वो 9 होंगे, बट प्लैनेट्स जो होंगे वो होंगे 8। ठीक है, तो उसमें प्लूटो भी आता है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारा अर्थ है, उससे पहले प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये देखते हुए हम लोग ना सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा एक सेटअप है 9 प्लैनेट्स का और एक सन का, इसको बोलते हैं एक सोलर सिस्टम। ऐसे मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिला के एक गैलेक्सी बनती है। ठीक है, तो हम कौन सी गैलेक्सी में हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सी बनाकर एक ग्रुप बनता है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स को मिलाकर, ठीक है, एक और बड़ा ग्रुप बनता है, और फिर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ग्रुप बना के यूनिवर्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जैसे ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा एटम में इतनी एनर्जी क्रिएट हुई, ठीक है, कि वो ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद वहां से मैटर, जब मैटर बिल्कुल भी नहीं था, जीरो मैटर का एक स्पेस के अंदर एक छोटा सा एटम था, जब वो बड़ा हुआ, वो एनर्जी उसमें इतनी ज्यादा इवॉल्व होने लगी कि उसके बाद वो फटा। उसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी इसी का नाम है, आपने पक्का कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ठीक है, बिग बैंग थियरी यहां से फटा, और जब वो एटम फटा तब मैटर आया उस स्पेस के अंदर। जब वो मैटर फैलता गया, तो अभी आज अगर आप देखोगे तो हमारा यूनिवर्स ना एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है। एवर एक्सपैंडिंग तो नहीं है, बेसिकली क्या है कि यूनिवर्स धीरे धीरे फैलता जा रहा है, एक चादर की तरह समझ लीजिए, फैलता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब यूनिवर्स फिर वापस कोलैप्स करना शुरू कर देगा अपनी ही जगह पर। ठीक है, तो यूनिवर्स जो अब हमारा ये 13.5 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली,
ठीक है? 13.5 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग थ्योरी हुई। अब साइंटिस्ट का कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 13.5 बिलियन, ठीक है, साल पहले जो यूनिवर्स आया है, वही यूनिवर्स हमारे यहाँ रहा है, नहीं। ये साइकिल साइंटिस्ट के हिसाब से रिपीट हो चुकी है बहुत बार। यूनिवर्स क्रिएट होता है बिग बैंग से, एक्सपैंड होता है, एक लिमिट तक पहुँचता है और वापस फिर सिमट जाता है एक जगह पर, ठीक है? तो अभी हम एक्सपैंडिंग स्टेज में हैं यूनिवर्स की। धीरे-धीरे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है हमारा। तो जो हम जानते हैं यूनिवर्स को, वो अराउंड 3% है, ठीक है? जिसको देखा नहीं है हमने, हमें बस पता है ये 3% अवेलेबल है। मतलब अभी 97% जो है ना, वो स्टिल हमने सोचा नहीं है और डिस्कवर भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी हम इतना दूर हैं एंड वी थिंक कि हमारे वर्ल्ड में इस अर्थ पे इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बट वी आर जस्ट, जैसे थार डेज़र्ट पता है ना आपको? राजस्थान के अंदर थार डेज़र्ट है। वो इतने बड़े डेज़र्ट में एक सैंड का जो पार्टिकल है ना, समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड में अर्थ उतना ही है। और हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में इतनी बड़ी हैं। नो, पूरे थार डेजर्ट अगर आप यूनिवर्स समझ लीजिए, तो उसमें एक बस सैंड पार्टिकल जो है ना, जो रेत का एक पार्टिकल है, अंश है, हम उतने हैं। अर्थ अर्थ उतना है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है? तो हमें ये बस एक बेसिक बताया मैंने, ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि यूनिवर्स चीज़ क्या है, ब्रह्मांड चीज़ क्या है, ठीक है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है? और आकाशगंगा नाम रखा था हमने उसका, बिकॉज़ हमें लगा था कि इट फ्लोज़ लाइक अ रिवर, ठीक है? The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. जो भी शाइन कर रही हैं, ठीक है, बॉडीज, ठीक है, वो होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज। और इसमें सन होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स होते हैं। अब प्लैनेट्स में क्या होता है बेसिकली कि जो प्लैनेट्स हैं, उसके आसपास मून रिवॉल्व करते हैं। सभी प्लैनेट्स के आसपास नहीं होते, किसी पे होते हैं, किसी पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जुपिटर और सैटर्न पे बहुत ज़्यादा हैं, किसी पे नहीं होते हैं, ठीक है? तो मून जो होते हैं वो प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, ठीक है? कॉस्मोस सुना होगा आपने। यूनिवर्स की जगह हम लोग कॉस्मोस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सेलेस्टियल बॉडीज को और सब चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है? उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। जो प्लूटो है मैंने बताया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था 2006 में, ठीक है? मरकरी फर्स्ट है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है? सबसे बड़ा कौन-सा है? जुपिटर। सैटर्न के पास एक रिंग है, ये सैटर्न प्लैनेट है और उसके आस-पास रिंग है। वो रिंग किस चीज़ की है? वो बेसिकली जो एस्टेरॉइड्स और वो सब सरफेस से निकले हैं या फिर सरफेस से टकरा के जब चीज़ें निकली हैं, तो वो रिवॉल्व करने लगी हैं सैटर्न के आस-पास, इसलिए वो रिंग बनी हुई है उसके आस-पास। ठीक है? लाइट ईयर इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। लाइट ईयर हम देखते हैं कि ये इतना लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है? तो वो डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की नहीं है। लाइट ईयर से आपको लगेगा कि वो डिस्टेंस है, टाइम है, बट बेसिकली इट इज़ डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस की है वो, ठीक है? लाइट्स ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, व्हिच इज़ 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करने में जितना लगता है, 1 साल लगता है जैसे मान लिया, तो उसको हम 1 लाइट ईयर मानते हैं, ठीक है? और इसको अगर वो पूछें यूनिट में, तो ये 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार होता है सन, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। सेंटर है सोलर सिस्टम का, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है हमारे लिए। जो स्टार जो होता है, दैट इज़ द लाइफ ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। उस सोलर सिस्टम के लिए सारी जो लाइफ की जो अवेलेबिलिटी होती है, वो उस सन की हीट से, उस लाइट, उस एनर्जी से आती है। अदरवाइज अगर कोई स्टार नहीं है, तो फिर वो सारे प्लैनेट्स मर जाएंगे, ठीक है? इसका मतलब कि अगर कल को हमारा जो सन है, ठीक है, वो जो उसकी एनर्जी जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी, जो अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। तो उस चक्कर में अगर एक टाइम पे आके हमारी न्यूक्लियर एनर्जी जो सन के अंदर है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसको करोड़ों साल लगेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएँगी तो सारे प्लैनेट्स भी ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? लाइट को 8.5 मिनट्स लगते हैं हमारे सरफेस पे, अर्थ पे पहुंचने में। हमें लगता है कि सूरज से जो लाइट आ रही है वो डायरेक्टली हम पे गिर रही है, नहीं, सूरज इतना दूर है कि उसको 8.5 मिनट्स लगते हैं अर्थ पे पहुंचने में, ठीक है? और हाइड्रोजन एंड हीलियम मैंने बताया था आपको, हाइड्रोजन,
ठीक है, और हीलियम, ये 2 गैसेज़ हैं जो रेडिली अवेलेबल हैं, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। सन के बाहर वाला जो लेयर होता है, ठीक है, जो विजिबल सरफेस हमें दिखता है उसको फोटोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। कोर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं एटम, फिर वापस हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन ऐसे करते हैं। द आउटर लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेज जिसको बोलते हैं कोरोना। तो जो वो हॉट गैसेज, जो वो बुलबुले, जो उबला हुआ पूरा वो एरिया दिखाई देता है उसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है। सन हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ सन इज अराउंड, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। प्लैनेट्स जो हैं, ठीक है, प्लैनेट्स आपको पता ही है नॉर्मली, इसमें और ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मर्क्यूरी जो है वो नियरेस्ट है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट भी है, नियरेस्ट टू द सन एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अभी सन पे हमारा, सन को रीड करने के लिए, सन पर नहीं, सन को रीड करने के लिए अभी हमारा मिशन निकला था, ठीक है, कुछ महीनों पहले। उस मिशन का नाम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना जिसको याद है, ठीक है, थोड़ी देर बाद में बता ही दूंगा। ठीक है, मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका मतलब मरकरी का कोई मून नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था कुछ प्लैनेट्स का होता है, कुछ का नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिए, वीनस सेकंड प्लैनेट है, ठीक है, एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट दैट वी नो ऑफ, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसको एक और बता दूं मैं, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कंसीडर किया जाता है कि यह अर्थ का ट्विन है, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको जो हमारा वीनस है उस वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, बिकॉज इसका जो शेप और साइज है वो बहुत सिमिलर है अर्थ के साथ, ठीक है, इसलिए इसको इसको बोला जाता है अर्थ सिस्टर, ठीक है। वीनस इज नोन एज द इवनिंग स्टार एज वेल एज द मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अर्थ के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, देख लेते हैं हम। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, ठीक है, और साइज जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना थर्ड प्लैनेट है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू प्लैनेट्स ऑर्बिट, इसका मतलब जब वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं है, बेसिकली ये प्लैनेट है वो टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है जब वो अपनी एक एक्सिस पे खड़ा है तो टिल्टेड है थोड़ा सा। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन ऑफ द अर्थ, जो सीजन हमारे में चेंज होते हैं वो इस टिल्ट की वजह से हैं। इसका मतलब अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता तो हमारे पास डिफरेंट सीजन्स नहीं होते। सी, ज्योग्राफी जो है वो इतना यूनिवर्स के साथ इंटैक्ट है कि हर चीज उस लेवल से लेकर, जब यूनिवर्स में अर्थ घूम रहा है सन के आसपास, उससे लेकर के नॉर्थर्न रीजन में मॉनसून जो आ रहा है उससे बनने वाली मिट्टी कैसी होगी, वो सब डिसाइड यूनिवर्स से होता हुआ है, ठीक है। सोच रहे हैं आप, लेवल देख रहे हैं यूनिवर्स से होते हुए, अर्थ की पोजीशन, अर्थ का टिल्ट होना, अर्थ का घूमना अपनी एक्सिस पर, अर्थ का घूमना सन के आसपास, ये हर चीज मैटर करती है, छोटी से छोटी गली के अंदर जो चीज हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो स्टार का बहुत बड़ा वो पड़ता है, ठीक है, और ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब भी हम नॉर्मल जिंदगी को भी देखते हैं, ठीक है। अर्थ हमारा जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, इसलिए जो सनराइज है वो ईस्ट में पहले दिखाई देता है और वेस्ट तक आते आते लेट हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वाटर भी है इसमें। वी आर दी ओनली प्लैनेट अभी तक जहाँ पे हैबिटेबल जो है वाटर अवेलेबल है, जो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल है, ऑर्गेनिज्म थ्राइव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट जिसका नाम मून है, आप जानते हैं मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये याद रखिएगा। मून इज सैटेलाइट बट इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि जब सन से
रेज़ आती हैं, लाइट आती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं मून से और फिर हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है, अदरवाइज़ मून की खुद की लाइट नहीं है। ठीक है? उसके बाद सन को वही मैंने बताया था 8.3 मिनट्स लगते हैं अर्थ तक पहुँचने में, ठीक है? मार्स के बारे में है, फोर्थ प्लैनेट है, इसको रेड प्लैनेट भी बुलाते हैं। अभी मार्स के ऊपर एलन मस्क की बहुत नज़र है। हम लोग डिसाइड ये कर रहे हैं कि एक वक़्त पे तो हम लोग मार्स पे जाके स्टे कर सकेंगे क्योंकि अर्थ की जो कंडीशन है वो धीरे-धीरे डिटेरियोरेट होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो हम लोगों ने सोचा है कि एक वक़्त पे जाकर हम लोग मार्स पे रहना शुरू करेंगे, ठीक है? और रेड कलर क्यों होता है इसका रेड प्लैनेट सोचो एक बार। रेड कलर अगर आप प्री हिस्ट्री भी पढ़ोगे, ठीक है? हिस्टोरिक रीजन पैलियोलिथिक एज आपको याद होगा, मेसोलिथिक एज याद होगा, प्री हिस्ट्री स्टोन एज जो थी, जब वो पेंटिंग्स केव में बनी होती थी ना, गुफाओं में पेंटिंग्स, तो जो वो अलग-अलग कलर होते थे ना, वो कभी भी दुकान से लेकर कलर नहीं आते थे। वो जो नेचुरल एलिमेंट्स अवेलेबल थी ना, नेचुरल चीज़ें जो अवेलेबल थी आस-पास एनवायरनमेंट में, वहाँ से वो उठाते थे वो और उससे रंग निकालते थे और फिर पेंटिंग करते हैं डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों की। तो जो लाल रंग है, ये बेसिकली उन्होंने भी आयरन की चीज़ों से निकाला था, इन्होंने भी आयरन ऑक्साइड जो है, ठीक है? वो इतना प्रेज़ेंट है मार्स के सरफेस पे कि इसलिए रेडिश दिखाई देता है। ठीक है, लैंड मास जो है वो अर्थ का और मार्स का सिमिलर है और हम लोगों ने सोचा है कि और एलन मस्क के स्पेसएक्स ने और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है नासा वगैरह है वो इस पे डिस्कस कर रही हैं कि हाउ मार्स कैन बी मेड हैबिटेबल फॉर द पीपल ऑफ अर्थ। हम लोगों के लिए कैसे वो हैबिटेबल रहने लायक बनाया जा सके, ठीक है? मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट्स नेमली फोबोस एंड डीमोस। मार्स बहुत फेमस चल रहा है आजकल, तो इसकी सैटेलाइट्स याद रख लेना, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है? जुपिटर है, जायंट गैस प्लैनेट बोलते हैं और ये सबसे बड़ा हमारे प्लैनेट है सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का, ठीक है? उसके बाद 67 कन्फर्म्ड सैटेलाइट्स हैं इसकी, मतलब जो मून हैं जो इसके, वो इतने हैं, ठीक है? और सबसे लार्जेस्ट जो है वो गैनमीड होता है, ठीक है? सैटर्न है फिर 6th प्लैनेट है वो, ठीक है? ये हमने देखा था इससे पहले और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। यूरेनस जो है वो 7th प्लैनेट है, ठीक है? एंड इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है? यूरेनस रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है? हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है यूरेनस और वीनस, ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं यूरेनस और वीनस जो वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट जाता है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है। इसका मतलब वेस्ट में पहले सूरज दिखाई देगा, फिर ईस्ट में दिखाई देगा सूरज। ठीक है? और ये इंक्लाइंड है ये भी एक्सिस पे अपने लेकिन 98 डिग्रीज़ पे वो है, ठीक है? मेजर जो गैसेज़ हैं यहाँ पे वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। इसका भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस है नहीं, आपको बस ये याद रखने हैं प्लैनेट्स कौन-सी लोकेशन पे हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्लैनेट्स के बारे में ये मैंने डाल दिए थे, ठीक है? कि आपको याद करने हो कभी भी तो आप आराम से इसको याद कर सकें। बिगेस्ट है यहाँ पे जुपिटर देखा था हमने, स्मॉलेस्ट ये, नियरेस्ट भी मर्क्यूरी है, स्मॉलेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमने देखा था वीनस है। ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार है डॉग स्टार, प्लैनेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज जुपिटर, ठीक है? ये बस याद रखना है कि जुपिटर और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, मतलब मून सबसे ज़्यादा इनके पास। कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है नेपट्यून, क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट है। जितना दूर होगा प्लैनेट उतनी कम सन की रेज़ पहुँचेंगी वहाँ तक, उतनी कम हीट महसूस करेंगे वो लोग, ठीक है? तो देखिए आप कि सन के आस-पास जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे कि लाइफ सिर्फ एक के ऊपर है, अभी तक हमने जो देखा है, ये अर्थ के ऊपर, ठीक है? सोचिए कि यहाँ पे ही क्यों वो है लाइफ? क्योंकि हम एकदम ऑप्टिमम डिस्टेंस पे खड़े हैं सन से दूर। कि ना ही ज़्यादा हीट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है। बहुत अच्छी सिचुएशन बनी थी लाइफ़ की यहाँ पे ओरिजिनेट होने की, ऑर्गेनिज़्म ओरिजिनेट होने के। धीरे-धीरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़्म से मल्टीसेलुलर बने, फिर उसके बाद सेल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इवॉल्व होता गया। फिर धीरे-धीरे प्लांट्स आए, एनिमल्स आए और फिर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सब चीज़ें ना ये आती गई हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही हैबिटेबल ज़ोन में हैं, रहने लायक ज़ोन में हैं, ना सन से ज़्यादा दूर, ना सन के ज़्यादा पास। इसीलिए हमारे प्लैनेट पर सिर्फ लाइफ है इस वक़्त और थ्राइव कर रही है। सोचिए कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है, ठीक है? 7 बिलियन क्रॉस हो चुकी है, 8 बिलियन क्रॉस होने वाली है। इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर है, ठीक है? तो अगर ये थोड़ा-सा भी इधर होता या थोड़ा-सा भी उधर होता, तो सोचिए लाइफ ही ना होती कभी इस प्लैनेट पे, किसी और प्लैनेट पे लाइफ होती,
ठीक है? तो ये सोचिए कि इतने से ही उसमें पूरा गेम बदल जाता है। ठीक है? ड्वार्फ प्लैनेट्स हमें पता है, प्लूटो को कर दिया। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं? टाइनी प्लैनेट्स होते हैं, छोटे। ड्वार्फ का मतलब होता है बोने प्लैनेट्स, ठीक है? एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है? ये भी सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ इट्स ग्रेविटी, ठीक है? आसपास घूम रहे होते हैं। इनको माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है? और जो लार्जर एस्टेरॉइड्स होते हैं, उनको प्लैनेटॉइड्स बोलते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बेल्ट जो है इनकी, मतलब अर्थ के बाद जो मार्स है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत चौड़ी बेल्ट है, ठीक है? जिसमें ये बहुत बड़ी मात्रा में ये जो वो हैं एस्टेरॉइड्स हैं, वो घूमते हैं, एक पूरी बेल्ट है, ठीक है? और डायमीटर ऑफ एस्टेरॉइड्स वेरीज़ फ्रॉम 100 किलोमीटर टू अ साइज़ ऑफ अ पेबल, ठीक है? एक पत्थर से, छोटा-सा पत्थर हाथ में जो पकड़ के आप पानी में फेंकते हैं, उससे लेकर 100 किलोमीटर तक का एक डायमीटर हो सकता है एक एस्टेरॉइड का। कॉमेट्स क्या होते हैं? ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये जब आप, अच्छा आपने वो देखा है कॉमेट्स और ये मीटियोर्स वगैरह आपने देखा होगा, टूटता तारा और वो सब, ठीक है? तो वो वाला टूटता हुआ तारा बेसिकली क्या होता है, वो एक स्टार होता है बहुत दूर, ठीक है? और वो जब लाइट उसकी खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाता है प्लैनेट, वो स्टार, तब हमें दिखता है वो। लेकिन जब बहुत बार होता है ना कि मीटियोर शावर्स हुए हैं, वो क्या होता है कि अर्थ की तरफ बहुत पत्थर, बहुत बड़े-बड़े पत्थर जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ना, तो हीट की वजह से जलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें दिखता है कि फायर गिर रही है ऊपर से, बट बेसिकली वो पत्थर आ रहे होते हैं और वो इतनी स्पीड में होते हैं कि उसमें आग लग जाती है, ठीक है? कॉमेट्स और मीटियोर्स बेसिकली वो हैं, ठीक है? हमने ये मैंने सैटेलाइट्स का लिखा हुआ है, नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई भी नई डिस्कवरी होती है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है? मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है। अर्थ हमने देख लिया है, ठीक है? और 2 चीज़ें होती हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमने लगे, उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है? जब अपनी ही एक्सिस पे, सोचिए एक्सिस है, ठीक है इसकी, और ये यहाँ पे अर्थ है और ये यहीं पे घूमे जा रहा है, ठीक है? यहीं पे घूमे जा रहा है, और जब वो सन के आसपास घूम रहा है, ठीक है? जब अर्थ सन के आसपास घूम रहा है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है? ये डिफरेंस याद रखिएगा, रोटेशन और रेवोल्यूशन। जो हमारे 24 घंटे हम बोलते हैं, वो 24 घंटे जो होते हैं, बेसिकली वो उतना वक्त लगता है अर्थ को एक पॉइंट से, जब वो घूमता है अपनी ही एक्सिस पे, उसी पॉइंट पे वापस आने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है? वही हमारे लिए दिन और रात का खेल हो जाता है, ठीक है? और रेवोल्यूशन में लगते हैं 365 डेज। अब क्योंकि झोल है, एक साइंटिफिक एक फैक्ट दे रहा हूँ मैं, ये एग्ज़ाम में शायद कहीं पूछा जाए, लेकिन हाँ, आपको जानने के में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अर्थ जो होता है वो रोटेशन 24 घंटे में नहीं, 23 घंटे 56 मिनट, 23 आवर्स 56 मिनट्स और अराउंड 4 सेकंड्स लगाती है। इसी वजह से लीप ईयर का खेल होता है, ठीक है? 365 डेज़ लगेंगे अर्थ को आस-पास घूमने के, सन के। अब सोचिए, जब 365 डेज़ लग ही नहीं रहे पूरे, क्योंकि 23 आवर्स लग रहे हैं, 24 आवर्स नहीं लग रहे हैं, तो बचा हुआ टाइम है ना, वो लीप ईयर में कवर होता है, ठीक है? इसलिए 4 साल की साइकिल बनती है, ठीक है? तो ये है खेल पूरा, ठीक है? ये आपको याद नहीं रखना है, समझने के लिए है बस, ठीक है? अब अर्थ की रोटेशन से होता क्या-क्या है, ठीक है? राइज़ एंड सेट ऑफ सन, हम बोलते हैं कि भाई सूरज डूब गया, सूरज वहीं है, ठीक है? हमारी बस अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, ठीक है? तो सन का सेट होना, सन का राइज़ होना, सनराइज़, सनसेट, ये सब इसकी वजह से होता है। डिफरेंस इन टाइम बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ, ठीक है? अभी ये टाइम है, हमने देखा होगा कि यार ब्रिटेन में ये टाइम, इस टाइम जो है वो पिछले घंटे चल रहा है, फिर और जो कंट्रीज़ हैं वो 5.5 घंटे चल रही हैं पीछे, और सो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सन जब आके शुरू होगा दिन, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा हो कि भई वो शुरुआत कर रहे हैं दिन की अपनी, ठीक है? अब हमारे यहाँ जो वो दिन शुरू हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इतने बजे सूरज आ जाता है, इसलिए हम उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके चलते हैं, और इसलिए वो पीछे वो हैं। जो आगे वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हमसे आगे पड़ेगी, जापान हमसे आगे पड़ेगी, वो हमसे घंटे आगे चल रहे हैं। जैसे ब्रिटेन हमसे कुछ घंटे पीछे चल रहा है, वैसे जापान हमसे कुछ घंटे आगे चल रहा है, क्योंकि वो ईस्ट में है। तो ईस्ट में पहले सन आता है, धीरे, धीरे, धीरे करते हुए फिर हमारे पास आता है, फिर करते-करते तो वेस्ट की तरफ जाता है ईस्ट से, ठीक है? अगर किसी को वर्ल्ड मैप याद नहीं हो, प्लीज़ गो टू द
google.com एंड सर्च फॉर वर्ल्ड मैप। एक बार वर्ल्ड मैप देख लीजिए कि वर्ल्ड मैप में बेसिकली कंट्रीज हैं कहाँ कहाँ। आपको सारी कैपिटल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, अब वो एसएससी पूछता भी नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कंट्रीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती कहाँ हैं। ये ना हो कोई आपको बोले यूएस से, तो आप आंख बंद करके बिल्कुल ही ऐसे हो गए हो कि यार यूएस कहाँ पड़ेगा यार, हमें तो थोड़ा सा याद था। तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर अंदर ये ना मेजर कंट्रीज याद कर लो बस, ठीक है। और जब न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे आप, ये करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो आपको जब भी कोई कंट्री आए ना और आपको नहीं इमेजिन कर पा रहे हो आप आंख बंद करके, तो एक बार उसको गूगल मैप पे देख लेना। जितनी बार देखोगे उतनी बार रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि वही कंट्रीज मेजरली चल रही होती हैं न्यूज़ में। ज़्यादातर कंट्रीज न्यूज़ में चल रही होती हैं। 195 प्लस कंट्रीज हैं वैसे तो, सभी की सभी न्यूज़ में नहीं रहती हैं। कुछ कुछ रहती हैं, कुछ कुछ नहीं रहती हैं। तो वो कुछ कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए, ठीक है। रोटेशन कॉजेज द वर्किंग ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स ऐसा है कि जैसे अर्थ रोटेट जब करती है ना, तो बेसिकली जब हम अपने प्लेन्स भी फ्लाई करते हैं, तो उसकी ट्रैजेक्टरी में विंड तो लेते ही हैं, कंसिडर करते हैं विंड को। हम सोचते हैं कि विंड कितनी चलेगी, उसके हिसाब से हमें इतना रखना है, मोड़ना है, ठीक है। हवाएं कैसी, वही, ठीक है। और बारिश तो नहीं है, और वो सब है। उसमें हम कोरियोलिस फोर्स भी देखते हैं। कोरियोलिस फोर्स होती है जब हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जब वो रोटेट कर रहा होगा ना, ठीक है, अपनी एक्सिस पे, तो जो चीजें यूं जाने वाली होंगी ना, आप देखिए जो सीधी जाने वाली होंगी वो बेसिकली यूं हो जाएंगी, ठीक है। हम नीचे भी देख लेते हैं। जो चीजें यूं जाने वाली होंगी वो अर्थ की घूमने की वजह से अब यूं हो जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि जब फ्लाइट्स चलेंगी तो उनको पता है कि ऐसा होने वाला है, तो वो कोरियोलिस फोर्स ये होती है, मुड़ जाने को बोलते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाने को बोलते हैं। मतलब टेढ़े हो जाने की, हवा बदल गई, रुख बदल गया, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो हम फ्लाइट्स जब जो वो होते हैं, जो पूरा मैप बनता है उनका, तो वो इस चीज़ को पहले से लेकर चलते हैं। कोरियोलिस फोर्स इतनी पड़ेगी, इतनी महसूस होगी, तो हमें उतना ही घूम के करना है ताकि कोरियोलिस फोर्स को हम ज़ीरो कर सकें। ये ना हो ऊपर जाके पता लग रहा है अरे यार ये तो घूम ही गए पूरा। तो वो सब कुछ लैंड पे डिसाइड होता है और फिर ऊपर उड़ती हैं ट्रैजेक्टरी में अपनी फ्लाइट्स, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आपको पता ही है। पेरिहिलियन, जब भी अर्थ, देखो अर्थ, ये सन है, अर्थ है। अर्थ कभी भी पूरा गोल सरकमफ्रेंस नहीं बनाता, ठीक है। ऐसे नहीं करता है, याद रखना है इसको, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली उसका पाथ होता क्या है सन के आसपास। सन के पास इसका पाथ होता है ऐसे, समझ रहे हैं, एग की तरह। इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो जब ये अर्थ के सबसे पास होगा इसको बोलते हैं पेरिहिलियन, ठीक है। और जब ये अर्थ से बहुत दूर होगा इसको बोलते हैं एपिहिलियन, ठीक है। एपिहिलियन और पेरिहिलियन, ठीक है, ये याद रखना। सबसे पास कब होता है? सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट जनवरी 3 को, ठीक है। और सबसे दूर कब होता है? जुलाई 4 को, ठीक है। 150, बस याद रखना कि जुलाई 4 को सबसे दूर होता है जिसको एपिहिलियन बोलते हैं, और सबसे पास होता है जनवरी 3 को जिसको पेरिहिलियन बोलते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि साइकिल ऑफ सीजन्स जो होती हैं हमें पता है, ठीक है, शुरू होती हैं साइकिल्स सीजन की। हमें ऑटम होता है, विंटर होते हैं, समर होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। डे एंड नाइट्स की वेरिएशन जो है वो डिसाइड होती है। वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अर्थ से लेकर उसके बाद यूरोप वाले एरिया जिसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। अच्छा मैं एक बता देता हूँ, वो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। 0 डिग्री पे इक्वेटर है। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पड़ती है अपनी, ठीक है, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। वहीं पे 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ था, साउथ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बुलाते हैं इसको, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। उसके बाद आता है ऊपर, और फिर आता है नॉर्थ पोल,
फिर आता है साउथ पोल नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाला एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट होती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट रेज होती हैं ट्रॉपिकल एरिया में। इसके बाद 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर तक ये वाला एरिया, ये होती हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, जहां सन की रेज सीधा नहीं पड़ती, इनडायरेक्टली पड़ती है, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। जो नीचे वाला एरिया है, इसके बाद जो आखिरी वाला एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको बोलते हैं पोलर एरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट 6 महीना पड़ती है और 6 महीना नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे है डिवाइडेड अर्थ, ठीक है। ये मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज, इसका मतलब बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप अर्थ को जब देखते हैं तो ऐसे वो करते हैं हम लोग डिवाइड, ठीक है। सीजन्स होते हैं आपको, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, ये आपको पता ही है, ठीक है। 21 मार्च जो होता है, अच्छा इसको मैं एक बार और बता दूं, चलो ठीक है, ये आपको मैं बाद में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बस वो पढ़ लेते हैं। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, ठीक है, टिल्ट है आपको पता ही है, ठीक है। ऑन अ डेली एंड मंथली बेसिस व्हेन इट्स ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तो वेरी करता है वो, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। बहुत बार जो टिल्ट होता है ना, उससे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं आगे, और हम देखेंगे उनको, ठीक है। तो सीजन्स उनमें से एक है। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, अब आपको पता है कि जो पीरियड जो डे लाइट का होता है और डार्कनेस का होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, इसका मतलब रात और दिन सेम होती हैं, ठीक है। और सोलिस्टिस का मतलब कि कोई चीज बहुत बड़ी होगी, इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल, ठीक है। सोलिस्टिस का मतलब कि एक कोई चीज बड़ी होगी, या तो रात बड़ी होगी या दिन बड़ा होगा। समर में जब दिन बहुत बड़ा होता है उसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं, सोल्स्टिस बोलते हैं। और जब रात बहुत बड़ी होती है, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग या साउथ इंडिया में भी इनफैक्ट, जब आप बोलते हैं ना ठंड में यार रात बहुत लंबी हो गई, वो क्या हो रहा है, विंटर सोल्स्टिस हो गया। और समर्स में क्या होता है, पौने आठ आठ साढ़े सात पौने 8 बजे तक जाके अंधेरा होना शुरू होता है, वो होता है समर सोल्स्टिस के, दिन बहुत बड़ा है। इक्विनॉक्सेस में इक्वल दिन होते हैं और इक्वल रात होते हैं, ठीक है। अब आप इससे याद रख सकते हैं कि इक्विनॉक्स के ऊपर अर्थ के इक्वेटर पे होता है सन, मतलब अर्थ एकदम इतना सामने होता है कि जो सन की जो रेज होती है ना, वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं। इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स के, इक्वल रात और इक्वल दिन, ठीक है। और 2 दिन होती हैं ये, ठीक है। एक उस शुरुआत में 21 मार्च को होती है और एक 23 सितंबर को होती है, ठीक है। 23 सितंबर को होता है एक इक्विनॉक्स और एक होता है 21 मार्च को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोल्स्टिस में, समर सोल्स्टिस हमारा पड़ता है जून 21 को, या 22 को भी पड़ता है बहुत बार, जून 22 को भी, जिस दिन हमारा दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है कि उस दिन हमारा जो रात होती है वो सबसे बड़ी होती है, और वो दिसंबर 22 को होता है, जून और दिसंबर। और इक्विनॉक्स में 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। ये है डायग्राम, ये डायग्राम देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा पूरा वो, ठीक है। देख रहे हैं आप, सन है, ठीक है, उसके आसपास ये इक्विनॉक्स पे हैं दोनों, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जब समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस हो रहे हैं तो उनको इस तरफ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से डायग्राम से देख सकते हैं। अब जैसे सन और अर्थ का जो रिलेशन है, जैसे हमने पेरीहीलियन और एपहीलियन पढ़ा था ना, वैसे ही मून और अर्थ का भी रिलेशन होता है, ठीक है। जब जैसे एपहीलियन हमने देखा था, सन और अर्थ में जब बहुत दूरी होती है उसके ऑर्बिट में, तब उसको बोलते हैं एपहीलियन। और जब मून और अर्थ के बीच में वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है उसको अपोजी बोलते हैं। और जब बिल्कुल बहुत कम होता है उसको पेरिजी बोलते हैं। एक्लिप्सिस, ठीक है, जो आप सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स जो पढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण जो पढ़ते हैं, वो है। लूनर एक्लिप्स में क्या है, सिचुएशन व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। इससे क्या होता है कि जो सन की रेज जब मून पे पड़ती है और हम उसे देखते हैं तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस लूनर एक्लिप्स के केस में हो क्या रहा है, ये सन है, सन के बीच में यहां अर्थ आ गया और यहां मून है। तो जो ये लाइट है ना,
ये लाइट को रोक लेता है अर्थ मून पे पड़ने से, इसलिए मून काला दिखाई देता है, दिखना बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। इट अगर्स ओनली ऑन फुल मून डे, किसी भी फुल मून डे पे हो सकता है ये, ठीक है। हर फुल मून डे पे नहीं होता, पता ही है आपको, ठीक है, लेकिन होगा किसी फुल मून डे पे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि लूनर एक्लिप्स में अर्थ बीच में आता है सन और मून के। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। सन है, ये मून है और ये अर्थ है। लाइट मून ने रोक ली अपने पास, ठीक है। ये मून है, ये सन है और ये अर्थ है। लाइट किसने रोक ली, मून ने लाइट रोक ली है सन की अर्थ पे गिरने से। तो हमें क्या नहीं दिखाई देगा उस टाइम पे, सन, सन की एक, ये मून है, हमें मून दिखाई देता है, और ना बिल्कुल इधर इधर यहाँ पे सन का थोड़ा सा एरिया दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। जब सन छुप जाता है, सन की लाइट छुप जाती है मून के बीच में आने की वजह से, इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से आंख बंद करके जब आपके साथ चीजें गुजरी होंगी, जब सोचेंगे तो आपको पक्का याद होगा। आई आई कैन अश्योर यू दैट, ठीक है। अब ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए याद रखना, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये अर्थ है, जो लाइन लेटी हुई है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो लाइन लंबी है, खड़ी है, लॉन्ग है, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब समझ गए, ठीक है। तो मेजर लैटिट्यूड्स और कुछ मेजर लॉन्गिट्यूड्स हमें पढ़नी होती हैं, सारी तो हर डिग्री वाली नहीं पढ़ने की जरूरत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैंने बताया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां पे। आर्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक टेम्परेट जोन होता है, और उसके बाद पोलर जोन शुरू होता है, ये मैंने बताया था आपको। वहीं पे नीचे की तरफ एंटार्क्टिक होता है, साउथ की तरफ, ठीक है। लोगों को याद नहीं रहता, आर्कटिक ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सबसे ऊपर चोटी पर, और सबसे नीचे चोटी पर होता है एंटार्क्टिका, ठीक है। इक्वेटर अब पता ही है, इमेजिनरी लाइन है रनिंग ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है ये, और बल्जिंग होता है। अर्थ पूरा स्फेयर नहीं होता है बेसिकली, अर्थ होता है बल्जिंग, ठीक है। ये पूरा गोल नहीं होता है, ये होता है कुछ ऐसा, एक सेकेंड, कुछ ऐसा बल्जिंग होता है, ठीक है। इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, ठीक है, पूरा गोल नहीं होता है, वो थोड़ा सा स्फेरिकल है। वो क्यों हो गया है, वो ग्रेविटेशन जो बाहर लगती है, ठीक है, घूमते वक्त जब वो घूमता है, रोटेशन होती है, तो उसकी वजह से वो बल्ज दिखता है। इसलिए अर्थ पूरा स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा इक्वेटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स आपको पता ही है, मैंने बताई थी। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, लिथोस का मतलब होता है लैंड, ठीक है। तो रॉकी शेल ऑफ द अर्थ जो है, बाहर जो रॉक दिखाई देते हैं हमें, वो होता है लिथोस्फेयर। इसमें क्या क्या आता है, क्रस्ट आता है, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, मैं बता देता हूं, ये आपका कोर है, यहां तक आपका मेंटल होता है, फिर आता है क्रस्ट। सारा जो लैंड है जहां पे हम रह रहे हैं, जहां वाटर है, सब है, वो है ये क्रस्ट, ठीक है। तो ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो लिथोस्फेयर होता है वो ऊपर वाला एरिया होता है, क्रस्ट, और कुछ कुछ मेंटल वाला पार्ट भी होता है, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। अर्थ में क्या क्या होता है, लिथोस्फेयर होता है, फिर होता है एटमॉस्फेयर, ये आपको पता ही है, जो अर्थ के आसपास एक एयर की जो शील्ड बनी हुई है उसको एटमॉस्फेयर है पूरी। हाइड्रोस्फेयर, वाटर वाले पार्ट को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। बायोस्फेयर, जहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो बायोस्फेयर होता है बेसिकली। सॉलिड आउटर पार्ट अर्थ को बोलते हैं लिथोस्फेयर, देखा हमने। एटमॉस्फेयर, थिन लेयर ऑफ गैसेस जो अर्थ को सराउंड करती हैं। हाइड्रोस्फेयर जो वाटरी पार्ट होता है अर्थ का, जिसमें ओशन, रिवर्स, लेक्स, ठीक है, वाटर वेपर जो उड़ते हैं हवा में गर्मी की वजह से, जो भाप बन जाती है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। बायोस्फीयर वो लेयर अर्थ की जहां पे लाइफ रहती है, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, मैंने आपको बताया क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड हो जाता है। क्रस्ट इज द आउटर लेयर जहां पे हम रहते हैं, ठीक है। 5 से 30 किलोमीटर तक, मतलब अर्थ से
अर्थ के सरफेस से लेकर अंदर 5 से 30 किलोमीटर तक की गहराई तक होता है, उसके बाद मैंटल शुरू हो जाता है। ठीक है? थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज ग्रेटर बिलो द कॉन्टिनेंट्स देन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर जहाँ पे ओशंस हैं हमारे, जब उसके फ्लोर से जो क्रस्ट की डेप्थ है वो देखोगे तो वो कम होती है। लैंड से जो डेप्थ होती है अंदर क्रस्ट की पूरी, वो ज़्यादा होती है। ठीक है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, जो लैंड बना हुआ है, वो सियाल से बने होते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमीनियम। और ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बने होते हैं। ठीक है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसलिए सीमा बुलाते हैं, सियाल बुलाते हैं कॉन्टिनेंट, लैंड वाले पार्ट के जो क्रस्ट होता है उसको बोलते हैं सियाल, क्योंकि वो सिलिकॉन और एल्यूमीनियम, और ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है? बाउंड्री बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में बाउंड्री जो होती है उसको बोलते हैं कोनोरोड बाउंड्री। ठीक है? याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना डीपली पूछते नहीं है। मेंटल में क्या क्या होता है, ये जो लावा वाला फॉर्म होता है ना, जो अंदर थोड़ा सा लिक्विड और विस्कस फॉर्म में होता है, गाढ़े लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो मेंटल होता है क्रस्ट के बाद। सिलिका, मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है? 2900 किलोमीटर थिक होता है। सबसे ज्यादा एरिया जो होता है ना अर्थ के अंदर का, वो सबसे ज्यादा एरिया मेंटल का होता है। क्रस्ट का बहुत ऊपर छोटे वाला एरिया है, मेंटल का सबसे ज्यादा है, और फिर कोर का होता है। ठीक है? इट इज डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है? मेंटल जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन अपर, ठीक है, सॉलिड स्टेट आप समझिए बहुत गाढ़ा गाढ़ा स्टेट में होता है। ठीक है? अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एथिनोस्फेयर। क्रस्ट के बिल्कुल बाद जो लेयर होती है ना उसको एथिनोस्फेयर बोलते हैं, एस्थीनोस्फेयर। याद रखना है इसको। ठीक है? और ये जो एस्थीनोस्फेयर है ना, यही वोल्केनो के बीच में से फट के बाहर निकलता है। जो हम वोल्केनो देखते हैं इसमें वो गरम गरम मोल्टन लावा एकदम ऑरेंज रंग का निकलता है, वो एस्थीनोस्फेयर की जो लेयर होती है वो वोल्केनो में से फूट के बाहर निकलती है। कोर की जो इनर मोस्ट और हॉटेस्ट लेयर होती है मेंटल के बाद, जो आखिरी अंदर बिल्कुल बीचों बीच की एक लेयर है, उसको बोलते हैं कोर। यहाँ होता है, इसको नाइफ बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे निकल और आयरन अवेलेबल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? निकल एंड आयरन। ठीक है? कोर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड इनर कोर एंड लिक्विड आउटर कोर। आउटर कोर जो कोर का जो बाहर वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा वो लिक्विड होता है और अंदर बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयरन इन द कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, उसके होने का सबसे बड़ा रीजन है जो इतनी क्वांटिटी में आयरन अवेलेबल है। ठीक है? याद रखना इतना। फिर आते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स। अब इसमें एक कॉम्पोजिशन है कि क्या क्या होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है? अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपको पता है, इतनी सारी चीजें को आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, इतने एलिमेंट्स हमने देखे हैं। तो ये एलिमेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में अर्थ में रेडिली अवेलेबल हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक है? आउटर लेयर ऑफ अर्थ में होते हैं और कुछ कुछ बाहर सॉलिड फॉर्म में होते हैं आउटर लेयर ऑफ अर्थ में, और अंदर मोल्टन लेयर में भी होते हैं इंटीरियर। जैसे मेंटल में कुछ कुछ होते हैं जो हॉट और मोल्टन स्टेट में होते हैं, मतलब थोड़े से मेल्टेड स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है? 98% जो होता है ना वो सिर्फ 7 से 8 चीजों से बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है एलिमेंट्स में। सबसे ज्यादा जो मेजर एलिमेंट्स है अर्थ क्रस्ट में वो होते हैं ऑक्सीजन और सिलिकॉन। और गैसेस में क्या होते हैं, कोई मुझे प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन में लिखो गैसेस का। अब मैं बता देता हूँ कि वो जो मिशन था जो सन के पास हमने भेजा है उसको बोलते हैं आदित्य L1 मिशन। ठीक है? जो लैंग्रेज, ये L1 का मतलब लैंग्रेज पॉइंट। इसका मतलब जब आप सन के पास जाएंगे, ठीक है, तो सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप सन के बहुत ज्यादा पास चले गए ना, ठीक है, एक कोई सैटेलाइट भेजी है, अगर वो सन के बहुत ज्यादा पास चली गई तो दिक्कत ये होगी कि उसकी ग्रेविटी को छोड़ नहीं पाएगी, और ग्रेविटी की वजह से उसके पास जाती रहेगी और एक टाइम के बाद ब्लास्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी गर्मी की वजह से। लैंग्रेज पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक तरीके से एक स्टेबल एरिया है जहां पर दूसरे प्लैनेट्स की जो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक ऑरा है, ठीक है, जैसे वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं ना वैसा सोच लो। ये सन है, सन की ग्रेविटी के कुछ सिग्नल्स हैं सोचिए। ठीक है? और ये दूसरे प्लैनेट्स के कुछ सिग्नल्स हैं। यहाँ कोई एक ऐसा एरिया होता है जहां पे अगर सैटेलाइट को खड़ा कर दिया आपने
तो आपको उसको फ्यूल देने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना स्टेबली खड़ा हो जाएगा। इधर से जो खींच टग ऑफ वॉर देखिए आपने, रस्सी गेम, जिसमें कुछ प्लेयर्स यहाँ होते हैं जो रस्सी को खींचते हैं, ठीक है, नॉट लगी होती है, फिर इस तरफ कुछ होते हैं और वो खींच रहे होते हैं एक दूसरे के पास। अगर ये दोनों इक्वल फोर्स लगाने लग जाए ना, ठीक है, तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, फोर्स जीरो हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगी। यही करने के लिए करते हैं लैंग्रेज पॉइंट। लैंग्रेज पॉइंट मतलब एक ऐसा एक एरिया जो स्टेबल पॉइंट, जहां पे अगर किसी चीज को खड़ा कर दो तो वो दोनों तरफ की जो ग्रेविटी है वो इतनी अच्छी तरीके से उसको स्टेबल रखेंगी कि आपको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको खड़ा करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली खड़ी रहेगी वहां पे। तो हम L1 मिशन का मतलब ये है, लैंग्रेज वन जो पॉइंट है, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, 5 एरियाज हैं ऐसे अपने सोलर सिस्टम में, हम इसको L1 में रख रहे हैं बेसिकली, ये याद रखना। कुछ होते हैं मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स देख रहे थे हम, और कुछ होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। मेटालिक मिनरल्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जैसे प्रीशियस मेटल्स होते हैं हमारे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा। फेरस मेटल्स में हमारा आयरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम देखते हैं, ठीक है, उससे स्टील वगैरह बनाते हैं हम, ठीक है। नॉन फेरस मेटल्स में क्या होते हैं, जैसे मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, ठीक है, कॉपर, तांबा, ठीक है, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं मिनरल्स, ये अर्थ की सरफेस में होते हैं। फिर होते हैं कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, इसमें मेटल कंटेंट नहीं होता है, जैसे सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, जो सॉइल वगैरह में हमें दिखते हैं, पत्थरों में दिखते हैं, ये मिनरल्स जो होते हैं, ये नॉन मेटालिक होता है, इसमें मेटल कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मेजर जो है वो आयरन है, कॉपर है, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम वगैरह। और नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम लोग सल्फर, फॉस्फेट और नाइट्रेट सबसे ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के। अब कुछ मेजर मिनरल्स हैं जिसमें आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप फेल्ड्स्पार पढ़ लीजिएगा। फेल्ड्स्पार में क्या होता है, बस सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सबसे बड़ी मात्रा में जिस मिनरल में ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, वो उसको फेल्ड्स्पार बुलाते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज होता है जो आपने बहुत पढ़ा होगा, जिसमें सैंड और ग्रेनाइट बहुत बड़े उसमें होते हैं, सिलिका भी उसमें अवेलेबल होता है। पायरोक्सिन होता है, ये कॉमनली मीटियोराइट्स जो आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, मीटियोराइट्स जो होते हैं उसमें होते हैं सबसे ज़्यादा, ये ग्रीन या ब्लैक कलर के अंदर होता है पायरोक्सिन, ठीक है। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह होता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, हाँ, कुछ खास ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अब हम देखते हैं रॉक्स को, ठीक है। रॉक्स कौन से होते हैं, हमने देखा होगा, स्कूल की याद आ रही है कि जब हम पढ़ते थे उसमें इग्नियस रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, याद आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं उसको बस, ठीक है। रॉक्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हैं तो जो पत्थर पड़े हुए हैं, अभी तो रोड बना दिए गए, सब बना दिया, बेसिकली वो सब पत्थर है। तो वो रॉक्स हैं, वो किसी तरीके से आए हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें फॉर्मेशन में रॉक्स क्लासिफाई कैसे किए जाते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है, जैसे वोल्केनो में से लावा निकला, और लावा बाहर आने के बाद जब वो ठंडा होने लगा तो वो सूख के पत्थर बन गए। फिर होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, हवा चलती है, पानी बहता है, वहां से पत्थर टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट के किसी एक एरिया में आ जाते हैं, वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, फिर रॉक्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट मतलब कुछ टूटे-फूटे जो हिस्से हैं पत्थर के, वो बहकर या उड़कर आ गए किसी तरफ, और फिर वहाँ पे मिलकर उन्होंने बहुत बड़ा रॉक बना लिया, तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। फिर होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मतलब मेटामॉर्फ, मॉर्फ का मतलब स्टेट चेंज हो गई हो, ठीक है। जो रॉक्स हैं वो हीट और टेम्परेचर की वजह से ना उनकी स्टेट चेंज हो गई हो, तो आज जो वो हैं वो कल वो नहीं थे। इतनी हीट और इतना टेम्परेचर लगने के बाद उनका स्टेट ही चेंज हो गया, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स हमने देखा है। पहली बात तो इनमें फॉसिल्स नहीं होते। फॉसिल्स का मतलब कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादातर होते हैं। फॉसिल्स का मतलब कि जैसे डायनासोर्स मरे, या बहुत टाइम पहले पता है आपको कि बहुत किसी रीजन में एक बहुत बड़ा कोई बाढ़ आई या कुछ ऐसा आ गया, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मर गए बहुत साल पहले। अब उनके ऊपर पत्थर गिर गए, पेड़ गिर गए, सब गिर गए, अब वो दबे रह गए अंदर, और फिर लैंड बना वहाँ पे, फिर वहाँ पे लोग रहने लगे, फिर वो सिविलाइजेशन डूब गई, फिर लोग आए, मिट्टी बही, फिर वो, तो ऐसे करते करते ना नीचे लेयर बनती जाती है। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने टाइम तक मरे रह गए ना अंदर, ठीक है, कि उनका फॉसिल बनने लग गया, मतलब उनकी जो वो डेड बॉडीज थी उसमें इतना वो क्रिएट हुआ कि फ्यूल हम जो लेते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लेते हैं,
फॉसिल फ्यूल बोलते हैं ना उसको, फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल जिन्हीं ऑर्गेनिजम्स दब गए थे बहुत टाइम पहले और वो अब वो फॉसिल्स में क्रिएट हो गए हैं, तो उससे हम फ्यूल जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स, इसलिए बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है? हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, ठीक है? फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है? इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए। सॉइल्स हैं, ठीक है? सॉइल्स का जो चैप्टर है, ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज जो भी मैंने पढ़ाया, रॉक्स पढ़ाया, सोलर सिस्टम पढ़ाया हमने, ठीक है? हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। किसी को कोई भी इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये पीडीएफ जो है ये आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में, अभी जो ये वीडियो डालूँगा मैं, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और अगर कोई भी इश्यू होता है आपको क्लास के अंदर किसी भी चीज़ में, आप टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके उस पे आसानी से समझा सकता हूँ आपको बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए। हम कल क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे सॉइल्स टॉपिक के ऊपर, और जितने भी लोग हैं जिनको क्वेरी है कि उनके एग्जाम आने वाले हैं, उनको ज्योग्राफी ज़रूरी है, मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा। आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इतने वक्त रुकने के लिए मेरे वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।